वकास भाई बात करते होगा इनको। बात ये है एक सेकंड दीजिएगा शायद भाई, एक सेकंड दीजिएगा। फरजाना, मेरी और मेरे भाई की घर में लड़ाई हो जाए कि हमने घर कैसे चलाना है, सौदा कैसे लाना है, पैसे कैसे करने हैं, और मैं अपने भाई को जो है वो ना दूं, ठीक है, और मेरा भाई बाहर से मिलके डाका मरवा के वो पैसे निकलवा ले, मेरे भाई का तो कसूर है, लेकिन जिसने डाका मारा है, जो डाकू है, वो तो हर सूरत मुजरिम रहेगा ना। डाकू का जुर्म तो कम नहीं होगा। पॉलिटिशियंस की इनकम्पिटेंस से कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन जायज नहीं हो जाएगी। डाकू डाकू ही रहेगा, इसमें भाई डाकू नहीं है इस इक्वेशन में मेरा। बिल्कुल, चलें, अभी मैं आती हूँ ना, अभी आती हूँ। अभी यहाँ पे 244 की बात किसी ने की कि जी कॉन्स्टिट्यूशन का जो जी मैं बार 244 की बात इसलिए करता हूँ कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, वो ओथ लिखा हुआ है। अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास वकील साहब हैं, शफीक हैं, 244 की बात आएगी। देखिए ठीक है, आप बार बार 244 की बात करें कि जो बोथ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस से मुतालिक है, लेकिन थोड़ा सा आगे भी जाए ना। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आर्टिकल्स हैं या जो फुल कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई वन वे ट्रैफिक तो नहीं है, जहाँ पे उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो उसमें आपको कुछ राइट्स भी। कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें राइट नहीं देता है फिर के जी वो 244 को भी वायलेट कर दें और पाकिस्तान के आइन को भी वायलेट कर दें। आप मसल में ये प्रूफ करने की कोशिश कर रही हैं कि वो आइन को वायलेट कर सकते हैं। अगर don't try to be a media person. I am a media person. मुझे पता है आप why can't I? आपको नहीं पता, शायद मैं भी मीडिया पर्सन हूँ। बिल्कुल होंगे, इसीलिए आप अपना व्यू जो है ना वो इम्पोज मेरे पर ना करें। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। 244 है, 244 से आगे जाएं 245 भी है जिसमें फंक्शंस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस लिखे हुए हैं, ठीक है। उसमें आप चले जाएं जी 6961 पे चले जाएं जी। वो क्या कह रहे हैं? द आर्म्ड फोर्सेस शैल अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट डिफेंड पाकिस्तान अगेंस्ट external aggression or threat of war, ठीक है। आगे वो क्या कहता है? and subject to law act in the aid of civil power when called upon to do so, ठीक है। अब इसी का 6972 पे चले जाएं। वो कहता है the validity of any direction issued by the federal government under clause 1 shall not be called in question by any court। थर्ड पे चले जाएं, वो क्या कहता है? A high court shall not exercise any jurisdiction under Article 199 in relation to any area in which the armed forces of Pakistan are for the time being acting in aid of civil power in pursuance of the Article 245। देखिए अब इसके ऊपर भी बड़ा हंगामा मचता रहा है हमारे यहाँ के जी। ये एड ऑफ सिविल इन एड ऑफ एक्ट इन एड ऑफ सिविल पावर क्यों है? तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, आपके ये क्लासेस आपको बता रहे हैं कि कहाँ पे। फरजाना सादा जुबान में लोगों को बता दूंगा। आर्टिकल 245 बेसिकली ये कह रहा है, आर्टिकल 245 ये कह रहा है कि सैलाब आए, जलजला आए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो, कोई भी क्राइसिस हो, हम फौज को बुलाएंगे। हमने यूरोप में टेररिज्म इंसिडेंट्स में देखा, हमने यूरोप में फ्लड्स में देखा, हमने यूएसए में देखा। जब भी ऐसा मौका आता है फौज को बुलाया जाता है। बेल्जियम में, ब्रसेल्स में अभी भी फौज डिप्लॉयड है, लेकिन जब वो फौज आती है अंडर आर्टिकल 245 तो उस फौज ने जब आना है, जब वो यूनिट आया है, वो दस्ता आया है, वो प्लाटून आई है, किसी भी ग्रुप फौज आया है, उसने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे काम करना है, उसने सिविल चेन ऑफ कमांड में काम करना है। जो पेरिस में इस वक्त आर्मी डिप्लॉयड है या जो ब्रसेल्स में आर्मी डिप्लॉयड है फॉर लॉ एनफोर्समेंट पर्पसेस, वो जीएचक्यू अपने जीएचक्यू से ऑर्डर नहीं लेते, वो ऑर्डर रिपोर्टिंग सारा कुछ लोकल पुलिस चीफ को कर रहे हैं। तो आर्टिकल 245 बहुत स्पेसिफिकली डिफाइन करता है कि अगर फौज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आएगी और जब दिल चाहेगा हम बुलाएंगे, इसलिए बुलाएंगे क्योंकि हम उनको तनख्वाह दे रहे हैं और जमाना अमन में ये करना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन हमारे यहाँ फौज जब आती है, फौज आके उस महकमे के ऊपर ही अपना इंचार्ज लगा लेती है। जैसे रेंजर्स एक सिविल महकमा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे है, उन्होंने इसके ऊपर कब्जा भी कर लिया और वो डायरेक्ट जीएचक्यू को जवाब दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। तो फौज ट्रांसग्रेस कर रही है, वो आर्टिकल 245 की वायलेशन कर रही है जहां बुलाया भी गया है वहां पे। अच्छा फरजाना, आपसे एक और क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे ये बहुत सारे नीचे बैठे हुए हैं जो बार बार यहाँ पे कोई भी आदमी पाकिस्तान की वेल विशर बैठा होता है, वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात कर रहा होता है,
تو ان کو غدار کا بھی ٹائٹل دیا جاتا ہے، ان کو دوسرے ٹائٹل بھی دیے جاتے ہیں، وقاص کو بھی دی گیا اور ہم سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دیا جاتا ہے۔ سو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں تو ایک ہی سرٹیفائیڈ غدار ہے، تو آپ کی انٹیک اس کے پر کیا ہے؟ کیونکہ اس نے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی تھی۔ سو اگر آپ اس کا نام بھی لے دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ وہ سرٹیفائیڈ غدار ایک ہی ہے اس ملک میں، تو اس لیے کسی کو بھی یہ حق نہیں ملتا کہ وہ یہاں پہ کسی کو بھی غدار کہے۔ اس بارے میں فرزانہ بھی ہوگی۔ جی ایسا ہے جی، بات یہ جہاں تک اس ورڈ کا تعلق ہے نا، غدار کا سرٹیفکیٹ تو وہ مجھے بھی دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو لوگ دوسروں کو دے رہے ہیں، جن کی آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے بھی دیا ہے۔ تو دیکھیں آپ اس چیز پہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں بچے بچیاں بیٹھے ہیں، ینگ ہیں، 20 سال کے ساتھ، آپ پڑھے لکھے لوگ جو میچور ہیں، جن کی جو ان سے ٹوائس دیئر ایج ہے، تو آپ اس کو اتنا زیادہ اوفینڈ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے خیال آپ کو تو میں نے جو پی ٹی ایم والے اور پشتون ہے سارے، وہ تو آپ کو عوام کا غدار کہتے ہیں، آپ کو حکومت کی طرف سے تو غدار نہیں کہا گیا نا۔ نہیں، پی ٹی ایم والے تو کہتے رہے، پی ٹی ایم والوں نے تو مجھے تھریٹس بھی دیے ہیں، بہت کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے، پی ٹی ایم پہ میں بلیو نہیں کرتی، کیونکہ پی ٹی ایم نے پشتونوں کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اتنا کسی نے نہیں پہنچایا۔ جتنی یہ جو پی ٹی ایم کی جو پرانی جو باقیات سے پی ٹی ایم بنی ہے، ٹھیک ہے، جتنی بھی ایتھنک جو موومنٹ چلتی رہی ہیں، انہوں نے جتنے اپنی ایتھنیسٹی کو نقصان پہنچایا ہے، کسی نے نہیں پہنچایا۔ میرا ان کے ساتھ صرف جو ان سے اختلاف ہے وہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے جا رہے ہیں، میں نے صرف کریکشن کیا آپ کی، نہیں ٹھیک ہے، آپ کو عوام کا غدار کہا گیا، آپ کو فوج نے غدار نہیں کہا جیسے نہیں، وہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں نا، جن اکاؤنٹس کو دیکھیں، جن اکاؤنٹس کو آپ آئی ایس پی آر کے اکاؤنٹس کہتے ہیں، انہوں نے مجھے غدار کہا، ٹھیک ہے۔ میں عوام کو چھوڑ دیں، وہ بھی عوام ہی ہیں، ٹھیک ہے، سویلین سارے وہ جس ادارے کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں وہ عوام ہی ہیں۔ دیکھیں آپ فرزانہ دیکھیں، لیکن جو ٹرولز ہیں نا، جو ٹرولز ہیں سرکاری، وہ ڈیفنس کانٹریکٹرز ہیں، وہ سویلینز نہیں ہیں۔ یہ دے آن پیڈ ہے، تنخواہ لیتے ہیں وہ یہاں سے، اور عوام کے پیسے سے، دیکھیں عوام کے پیسے سے، عوام کے ٹیکس سے وہ تنخواہ لے کے اپنی عوام کو ٹرول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دیکھیں آپ کے پاس کوئی ثبوت ہو تو آپ دے دیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں سے تنخواہ لیتے ہیں۔ پھر بات تو یہ ہے کہ بہت سارے آپ کے جتنے یہ جو لبرلز ہیں یا فلانا بریگیڈ ہے، اس میں بھی بہت سارے ٹرولز ہیں جو کہ سرکاری اداروں میں لگے ہوئے ہیں۔ ایون یہ جو جن کی آپ نے بات کی پی ٹی ایم کے، بہت سارے لوگ سرکاری اسکولوں میں جاب کر رہے ہیں اور یہاں پہ وہ پی ٹی ایم کے سوشل میڈیا چلا رہے ہیں۔ اسی طرح باقی پولیٹیکل پارٹی، ساری پولیٹیکل پارٹیز، میں کسی ایک کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گی، جتنے بھی پاکستان میں چاہے وہ مین اسٹریم ہے چاہے وہ چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے لوگ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ جابس کر رہے ہیں، لیکن وہ سوشل میڈیا چلا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں نا یہ کسی ایک کو پوائنٹ آؤٹ کرنا یا یہ بہت غلط بات ہے۔ پہلی بات کہ جب آپ سب اسی ٹرولنگ کا حصہ ہیں، اسی ٹرولنگ کا پارٹ ہے، تو آئی تھنک یہ نہیں فرزانہ، یہ غلط آپ بات کر رہی ہیں۔ آپ کہہ رہی ہیں ہم سب ٹرولنگ کا پارٹ ہیں، دیکھیں یہاں پہ دیکھیں کہیں نہ کہیں ہے، آپ یہ بات تو مان لیں۔ دیکھنا ٹرولنگ کی ڈیفینیشن پتہ کیا ہوتا ہے؟ میرے خیال آگے بڑھتے ہیں، شاہد بولنا چاہ رہے تھے، شاہد پہلے، شاہد پھر شفیق۔ بہت شکریہ گروہ صاحب۔ اب میڈم نے جیسے بات کی نا سیاسی پارٹیوں کی، سیاسی پولیٹیکل پارٹیوں کی، اب سیاسی پولیٹیکل پارٹیوں کے بہت سارے مسائل بھی ہیں۔ ہم اس بات سے بالکل وہ نہیں کر سکتے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ حکومت بنا سکے۔ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر حکومت بنانا پاکستان جیسے ملک میں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی بھی ایک تاریخ ہے، کیونکہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو جس طرح روندا گیا، جس طرح ہمارے جمہوری سسٹم کو خراب کیا گیا، جس طرح شیخ رشید جیسے لوگ جو ہیں وہ ہماری ڈیموکریسی میں ہمارے اوپر جو ہے وہ مسلط کیے گئے، تو اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آج جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ زیادہ ہمیں کمزور نظر آتی ہیں۔ دوسری جانب ہے ایک طاقتور ادارہ۔ اب ہم جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں ملک میں، جب بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے، یہاں پر جتنی بھی برائیاں ہیں اس کا خاتمہ کرنا ہے، تو آپ نے اس کی جڑ میں جانا ہوگا، نہ کہ آپ نے دیکھا
कहना है कि ये नू लीग ने फलां किया, पीपल्स पार्टी ने फलां किया, पीटीएम ने फलां किया। सॉरी टू से पीटीएम के लोग भी पाकिस्तानी हैं। जितना दर्द, जितना दुख उन लोगों ने सहा है, जितनी लाशें उन्होंने उठाई हैं, इतनी लाशें किसी ने नहीं उठाई। अगर उनका गुस्सा है रियासत के खिलाफ तो वो जायज बनता है। उनके हुकूक गस्ब किए गए, उनके घरों से लाशें निकली। अली वजीर देख लें, अली वजीर के घर में कितनी लाशें गई, वहां पर कितने नौजवान शहीद हुए। अगर आज अली वजीर उस साइड पे खड़ा हुआ है, अगर वो रियासत के बयानी के खिलाफ है, तो वो उसका राइट बनता है। जब एक घर में आप 20-30 लाशें उठाएं, उसकी जो है उसका नुकसान करें, उसके दुकानें जो है वो आप तबाह कर दें, उसका और एब्सोल्यूट नंबर्स में भी सिस्टम खराब कर दें, तो ये सिस्टम शायद जारी रखिएगा सर। मैं ऐड करूं कि पीटीएम के जो लोग हैं, जो वार ट्रोडन एरिया से लोग हैं, उनकी अगर आप पर पर्सन या पर कैपिटा भी लाशें उठाने की रेशियो देखें तो उन्होंने दहशतगर्दी में पाकिस्तान की फौज से ज्यादा लोग गंवाए हैं। आप जारी रखें शायद। हाँ, तो ऐसी सूरत हाल में हम किसी और को ब्लेम नहीं दे सकते। हम बारहा कह चुके हैं, हम बारहा कह रहे हैं कि अगर मुल्क को आपने ठीक करना है तो इसका पॉलिटिकल सिस्टम ठीक करें, डेमोक्रेसी को चलने दें। चाहे वो इमरान खान 10 साल तक आ जाए, इमरान खान 20 साल तक हुक्मरानी करे, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन वो आवाम का नुमाइंदा हो, ना कि वो जीएचक्यू को रिपोर्ट करे। जब आप जीएचक्यू को रिपोर्ट करते हैं तो उससे चीजें खराब होती हैं। कल मैंने एक ट्वीट भी किया था कि वो हमारे जो नए आईएसपीआर के जो डीजी साहब हैं, उन्होंने कहा जी जब सियासी बात होती है तो फौज में बड़ी जी नफरत होती है, बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता है। भाई आप सियासी मामलात में दखल अंदाजी क्यों करते हो? आपका जो काम है वो आप वो करें। जब आप दखल अंदाजी करेंगे तो आप पर बात होगी। जब आप अरबों रुपए कमाएंगे, अब जनरल फजल जो था वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का, उसने 70 अरब रुपया बनाया, उस पर कोई बात हुआ? पीएसी में हम बैठे हुए थे, वहां पर पैरा आया, चेयरमैन कमेटी था राना तनवीर हुसैन, उन्होंने कहा जी इस पैरे को जो है ना बस साइड पे कर दें जी, बड़े मसाइल हैं फला फला फला। अब क्या है, राना तनवीर उसको निकाल सकता था, उस पैरे पे डिस्कशन कर सकता था, लेकिन वहां पर जो लोग बैठे हुए थे, वहां पर जो मैसेजेस आए, वहां पर वो मजबूर था। वो क्या करता राना तनवीर? वहां जाके उनके साथ लड़ भिड़ जाता, मुश्किल मुमकिन ही नहीं था। जहरी सी बात है, ये सिस्टम है, चीजें आज नहीं कल ये पैरा तो आना है पीएससी में, वहां पर ये हाईलाइट होना है कि इस बंदे ने इतनी करप्शन की है। वहां आप उनको मुल्क से भगा दें, उनके खिलाफ कोई बात ना करें। एक पॉलिटिकल बंदा है जिसकी हजारों एकड़ जमीन है, एक खानदानी बंदा है, उस पर आप सवालात उठाएं जी आपने प्राडो कैसे ली, आपने घर कैसे बनाया, आपने फलां चीज कैसे उठाई। और दूसरी जानिब एक ऐसे पड़ा जो बंदा है जो सालों सालों से हमारे ऊपर मुसलत है, उससे अगर आप सवाल करें तो आप गद्दार कहलाते हैं। ऐसे सिस्टम में हम कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम नहीं कर सकते, चाहे एनपी है, चाहे एमकेएम है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे नून लीग है। ये हमारे सर का ताज है और यही पार्टियां हैं जो मुल्क का सिस्टम बेहतर करेंगी। और ये बेहतर तब भी होगा जब हमारा मेन जो होली का जिसे कहते हैं वो साइड पे होंगे। बहुत शुक्रिया जी। शफीक भाई जी, फजाना आप रिस्पॉन्ड कर ले जी। देखें, इन्होंने बात की अली वजीर की, पीटीएम की, ये सारी चीजों की। देखें, जितना हमारा केपी का या पेशावर का मीडिया है, उनको आप किसी अच्छे जर्नलिस्ट से, जिसको आप अच्छा जर्नलिस्ट समझते हैं और ऑथेंटिक जर्नलिस्ट समझते हैं, आप जाके पूछ लें कि अली वजीर के खानदान की जो शहादतें हुई, जो किलिंग्स हुई, वो क्यों हुई। ठीक है, वो सारी कहानी का यहाँ पे हर एक जर्नलिस्ट को मालूम है। ठीक है, कि वहाँ उनको किसने मारा, रीजन क्या था। देखिए, बहुत सारे रीजंस थे उसमें, उसकी रीजन में अभी नहीं जाना चाहती, लेकिन रियासत हम टॉपिक से जाएंगे, हम इस तरह जो है ना पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक से नहीं, जब ये बात देखिए, नहीं अवैस आपने इनको जब बात करने की इजाजत दी है ना कि शायद आप जारी रखें जी, उनके सर का जो भी ताज है वो जरूर पहने। मैं केपी का वोटर हूँ, ठीक है, और केपी का वोटर सिर्फ देखता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को हम नहीं देखते, हमारी कोई मोरूसी पार्टियों के साथ हम लिंक नहीं है। केपी का जो वोटर है, ठीक है, हम लोग बहुत सुलझे हुए लोग हैं, हम उसको वोट देते हैं जो हमारे लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ बेहतरीन लाए। तो ये हमने हर पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया है, ठीक है, हमने हर बंदे को चांस दिया है। और ये कहना कि जी जबरदस्ती करवाया गया, बहुत गलत बात है, क्योंकि हम खुद यहाँ हमने जब वोट दिया, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं हूँ। आपने वोट दिया था? सॉरी, किसको? मुशर्रफ दौर में एमएमए को।
मुशर्रफ दौर में खैर मेरा वोट ही नहीं था, तो बात यह है कि मैंने मैंने मैडम नोट को फरजाना सॉरी, ये आपकी और मेरी बात नहीं हो रही, ये तमाम पॉलिटिकल सिस्टम की तमाम लोगों की बात हो रही है। और जो मैंने बात की है ना, देखें मैंने जो बात की ना अली वजीर की, वहाँ फाटा का जो सिस्टम था आप देखें 1980 से पहले क्या थे लोग, वहाँ का कल्चर क्या था, वहाँ लोग रहते कैसे थे, वो उनका शटल कॉक पहनते थे या नहीं पहनते थे, उनका शादी ब्याह कैसे होता था, वो आपस में कैसे घुलते मिलते थे, वो सिस्टम देखें, उसको कैसे खराब किया गया। कैंडी आप इसको देखें, हिस्ट्री को देखें, ऐसे एक चीज को पॉइंट आउट ना करें। देखें जब फाटा था ना तभी वो इलाका गैर था, ऐसे ही था ना। पाकिस्तान से जितने जो कत्ल करके जाते थे तो वो कहा जाता था इलाका गैर चला गया, वहां उसको पनाह देखे। वो जो बेल्ट है हमेशा से वो इसी तरह से रही है जहाँ पे लोगों को पनाह दी जाती रही है, चाहे वो क्रिमिनल्स थे चाहे वो कातिल थे। क्यों? क्योंकि देखें उस वक्त जुरिस्डिक्शन नहीं थी ना, ठीक है, आपका लॉ वहाँ अप्लाई नहीं होता था, ठीक है। जब अप्लाई आपने खुद कहा मर्जदी हमें जी FCR को खत्म करें, जब खत्म किया अब चीख रहे हैं कि नहीं जी वापस लेके आए। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ ये है कि फैक्चुअली इनकरेक्ट बात पीटीएम ने, अली वजीर ने या किसी ने भी ये नहीं कहा कि FCR को वापस लेकर आए। उनकी डिमांड ये है, उनकी ये डिमांड है कि FCR खत्म हो गया है और जो फौज ने हमारी सोवरेन टेरिटरी के ऊपर कब्जा किया हुआ था, फौज उससे निकले और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उसको चलाए। पाकिस्तान, दिस इज द सोवरेन टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, किसी की जाती FCR की था मलकियत तो नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा है बाकायदा। अब है 70 साल नहीं, पहले भी था। देखें पहले भी था, हमने देखें आप अगर हिस्ट्री उठा के देख लें तो ट्राइबल बेल्ट या देखिए फाटा जो एक्स फाटा है वो एरिया है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ फरजाना, अगर वो पाकिस्तान का हिस्सा था तो वहां पे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं लागू होता था? जी मैं बता रही हूँ, ठीक है। देखें वो भी वहाँ के अवाम की ही डिमांड थी ना कि वो नहीं चाहते थे, हमने नहीं किया, हम उसी पे चलते रहे, ठीक है। वहाँ पे उस वक्त भी लोग कहते हैं ना कि बड़ा पुरअमन था, बड़ा सारा कुछ था। देखें आप अगर देख लें 60s को देख लें, उससे फकीर इप्पी का इरा आप देख लें, तो अफगानिस्तान में हमेशा अफगानिस्तान ने ट्राइबल बेल्ट के हमारे पश्तूनों को हायर किया है बैरूनी जंगें लड़ने के लिए। फकीर मैं बताता हूँ थोड़ी सी मैं आपको इस बता देता हूँ। वकास भी सॉरी मेरी ना एक मिनट दीजिएगा। अच्छा उसका सारा वो यहाँ मछली मंडी बन जाएगी। एक छोटी सी मैं गुजारिश करूंगा, फाटा जो है वो एक सोवरेन इंडिपेंडेंट टेरिटरी थी जिसका पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट था कि वो पाकिस्तान की करेंसी, पाकिस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी यूज करेंगे। इन रिटर्न पाकिस्तान उनको पासपोर्ट देगा, उनका अपना आइन होगा, उनके अपने कवानीन होंगे और पाकिस्तान उनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर के जरिए अपने एजेंट के जरिए मैनेज करता था। जी फरजाना आप रिस्पॉन्ड करें पर कीप इट शॉर्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग माइक मांग रहे हैं। सो इफ यू वांट टू बी लाइक कीप दिस डिबेट हियर प्लीज जस्ट कीप इट शॉर्ट हियर। ठीक है, आप क्रॉस टॉक कर रहे हैं फिर कहते हैं जी शॉर्ट रखें, चलें ठीक है। मैं सिर्फ एक बात कहूँगी, सिर्फ 2-3 पॉइंट्स हैं कि देखिए जब फाटा का मर्जर नहीं हुआ था तब भी जो है फाटा हमारा वो इलाका है, इवन पाकिस्तान बनने से पहले भी उन्होंने पाकिस्तान को डिफेंड किया है। आप देख लें कि कभी अफगानिस्तान का उसके ऊपर कब्जा हुआ नहीं हुआ। जब बाजोड़ में दाऊद के टाइम पे अटैक हुआ तो हमारे ट्राइबल्स ही थे जिन्होंने मुकाबला किया। तो देखें हमारे ट्राइबल्स पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का इलाका है, वो हमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है। उसमें ये जो एथनिक फसाद मचाने वाले ये जो एथनो फाशिस्ट हैं, इन्होंने जो है ना बॉर्डर के दोनों में एक छोटा सा देखिए आप कॉन्स्टिट्यूशनली गलत बात कर रही हैं। फॉर एक मिनट, आप कॉन्स्टिट्यूशनली गलत बात कर रही हैं। फाटा जो था जब हमने कश्मीर में उनको इस्तेमाल किया, हमने क्यों इस्तेमाल किया? देखे ना, हमने उनको इसलिए इस्तेमाल किया
कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, इंटरनेशनली हमारे ऊपर लायबिलिटी नहीं आती थी। जब हमने 70s में पहली दफा जिहादी भेजने शुरू किए स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में, हमने पहला लश्कर जंगवी के और सबके जंगवियों से पहले जो देवबंदियों के ट्रेनिंग कैंप थे वहां बनाए, हमने कश्मीर के ट्रेनिंग कैंप वहां बनाए। जब अमेरिका ने पैसा दिया हमने वहां बनाए। अमेरिका का ड्रोन एग्रीमेंट हुआ, पाकिस्तान वाज ओके विद इट, क्योंकि ड्रोन सोवरेन टेरिटरी पे हो रहे थे, पाकिस्तान पे नहीं हो रहे थे। जिस दिन पहली दफा पाकिस्तान की टेरिटरी पे ड्रोन अटैक हुआ बलूचिस्तान में, फिर हंगू में हुआ, पाकिस्तान ने शोर मचा दिया कि तुमने हमारी सोवरेनिटी वायलेट की है। पाकिस्तान की सोवरेनिटी तब तक वायलेट नहीं हो रही थी जब तक फाटा पे हो रहा था। फाटा का मर्जर पे गौर करें, फाटा का पाकिस्तान के साथ मर्जर हुआ है। एक सोवरेन टेरिटरी ने अपनी सोवरेनिटी उसकी खत्म करके उसको पाकिस्तान के साथ मर्ज किया गया है। वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अप्लाई किया गया है, एफसीआर खत्म किया गया है, और फाटा में जितने भी ट्रेनिंग दहशतगर्दी के कैंप बनाए वो हमने इसी उसूल के तहत बनाए कि वो एक सोवरेन टेरिटरी थी, हमें इंटरनेशनल लॉ में पकड़ा नहीं जा सकेगा। और उसमें अमेरिका भी इस गंध में शामिल था, वेस्टर्न पावर्स भी शामिल थी, लेकिन फाटा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था क्योंकि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक नहीं था। आप इन थ्योरी में जो भी कहें, अब वो लोग जो पश्तून वो सेल्फ गवर्निंग रीजन था, जैसे कि पाकिस्तान में कश्मीर है, फाटा और फाना दो तो आपने सुना ही हुआ है ना, फाटा और फाना और कश्मीर। इसी तरह अमेरिका के अंदर सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज हैं, इस तरह कनाडा के अंदर सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज हैं, इस तरह यूरोप के अंदर सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज मौजूद है। तो जो सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी होती है वो आपका इंटीग्रल पार्ट नहीं होती, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे नहीं होती। आप उनको चाहे अपनी असेंबली में 2-4 रिप्रेजेंटेशन भी दे दें, वो उनकी रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो सिंबॉलिक होती है। तो ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है जो आप बात कह रही है ना। इसी तरह फाटा के अंदर आपस नहीं चाहते, वो कहते हैं एफसीआर खत्म हो गया है कागजों में, तो एफसीआर को अमली तौर पर भी खत्म किया जाए। तो मसला जो है वो आइन की अमलदारी का है। आप उसके आइन के कॉन्ट्रेरी बात कर रही है, मतलब आप आइन के बेसिक फैक्ट्स ही गलत बता रही हैं। देखिए अगर वो चाहते हैं ना कि आइन को इम्प्लीमेंट, तो आइन तो इम्प्लीमेंट हो रहा है। जब वहां पे पुलिस स्टेशन खुल गए हैं तो रोज जो है ना वो किसी क्रिमिनल को, किसी टेररिस्ट फैसिलिटेटर को जब वो पकड़ती है, इवन पुलिस पकड़ती है, तो पीटीएम मोहसिन दावड़ साहब जो पूरा लश्कर लेके वहां पे रोड ब्लॉक कर देते हैं। क्या ये कहते हैं जी इसको छोड़ो? क्या ये पुलिस को तो काम करने दें, इतने में एक नाम बताएं जो कि टेररिस्ट या सस्पेक्टेड टेररिस्ट पकड़ा गया हो और उसके लिए पीटीएम ने प्रोटेस्ट किया, एक नाम बता दें। बिल्कुल की है जी, आप उठा के देख लें, डिटेल्स थोड़ा पढ़ लें, पीछे चले जाएं, जितनी बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें इधर इवन देखें जी। उनका ये एक हनीफ पश्तीन है, उसको वो तो ऑन रिकॉर्ड इन्होंने खुद वो भागा उधर घर में गई वहां, उसके पीछे तो पुलिस गई थी ना, फायर किया, पुलिस के बंदे मार दिए, ऐसे शहीद कर दिए। अब जब वो कह रहे हैं जी ये बेगुनाह है, इसको गलत केस में उन्होंने अंदर किया हुआ है, तो देखें थोड़ा सा चीजों को समझें कि पॉलिटिक्स जो भी इन्होंने डर्टी पॉलिटिक्स करनी है, डेड बॉडीज की पॉलिटिक्स तो पाकिस्तान में होती रही है, ये भी कर रहे हैं, दूसरों से कम तो नहीं है। तो पॉलिटिक्स तो शायद इसी का नाम है। आप भी रोज ट्वीट करते हैं लाशों के ऊपर, आप वोट हमदर्दियां लेते हैं, और बस मैं लास्ट आपके एक पॉइंट का जवाब दूंगी, उसके बाद आप बेशक किसी और को माइक दे दीजिएगा। आपने कहा ना कि पाकिस्तान में जी हमने यहाँ पे टेररिस्ट कैंप बनाए, तो ये बनाया तो वो बनाया। मुझे ये बताएं, जब फकीर टिप्पी यहाँ से लश्कर लेके जाता था अफगानिस्तान, ठीक है, वो टेररिस्ट कैंप किसने बनाए थे? वो टेररिस्ट था या वो फ्रीडम फाइटर था? तो अगर वो फ्रीडम फाइटर था तो फिर ये वाले क्यों नहीं है? दूसरी बात ये कि ना आप लोग अक्सर, आप हामी हैं जी पीटीएम के और लरो बर के, तो वो ये बात करते हैं लरो बर या अफगान के, हम एक ही लोग हैं। जब एक ही लोग हैं ना तो यहाँ के पश्तून अपने दूसरे पश्तूनों की मदद करने, मेरा सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को टेररिस्ट कहती हैं। देखें जी, फिर जब आप कहते हैं ना कि हमें ये राइट हासिल है कि हम जी यहाँ से वहां, तो फिर आप इसको भी माने ना कि अगर पाकिस्तानी पश्तून जा रही है तो ठीक है, उनका राइट बनता है, वो अपनी टेरिटरी में जाके अपनी टेरिटरी को फॉरेन इन्वेडर्स के खिलाफ वो कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, फिर आप इस चीज को भी माने ना। और फिर ये जो आप तो मानते हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं मानते कि जो जैश ए मोहम्मद है वो पंजाबी है। आप लोग ये नहीं मानते कि तालिबान के अंदर, काबुल के अंदर कितने पंजाबी स्पीकिंग लोग मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की टेरिटरी से जा रहे हैं। तालिबान सिर्फ पश्तून नहीं है, तालिबान की प्राइमरी लैंग्वेज उर्दू है, बिकॉज वो प्राइमरीली पश्तो है ही नहीं।
पश्तो एक छोटी सी लीडरशिप के अलावा वो सारी इतनी डाइवर्स है, ताजिक, उज़्बेक, चाइनीज, हिंदी, पंजाबी, सिंधी, बलोची, इतनी जुबानें बोलने वाले तालिबान के अंदर लोग हैं। पूरे इस रीजन के क्रिमिनल्स इकट्ठे होकर तालिबान के गैंग का हिस्सा है, जो उनके फुट सोल्जर है। व्हाई डोंट दे स्पीक पश्तो? इफ दे आर पश्तो, व्हाई डोंट दे स्पीक पश्तो? हमने तो ये बात ही नहीं की ना कि जी वो सिर्फ कोई पश्तून है या पंजाबी है। ये तो आप लोग ये जो एथनिक पॉलिटिक्स है ये तो आप खेलते हैं ना, कि आप बात करते हैं कि जी पंजाबी तालिबान है, लेकिन आपको जब कहा जाता है कि पश्तून तालिबान बोलो तो आप नहीं बोलते। नहीं, हम पंजाबी तालिबान को पश्तून देखें, एक जो एथनिक शनाख्त है ना फरजाना, आप एथनिक लफ्ज पे इतना जोर दे रही हैं। आप एक बात आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए, जब पाकिस्तान नहीं था हम पंजाबी थे, जब पाकिस्तान नहीं होगा हम पंजाबी होंगे, जब पाकिस्तान नहीं था हम पश्तून थे, जब पाकिस्तान नहीं होगा हम पश्तून होंगे। जो हमारी एथनिक शनाख्त है ना, जो हमारी एथनिक शनाख्त है ना फरजाना, अच्छा जो एक हमारी एथनिक शनाख्त है ना फरजाना, जो हम उसमें नहीं, हम नहीं कर रहे और पाकिस्तानी गैर मुस्तकिल शनाख्त है। मेरे और आपके दादा परदादा पाकिस्तानी नहीं थे, हमारे बच्चे पाकिस्तानी नहीं होंगे, ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। फिर दादों पे ना जाए ना, दादे परदादे, तो फिर आपके वो किसी के हिंदू थे, किसी के क्या थे, क्या पड़ता है उससे? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है फरजाना? उससे कोई फर्क पड़ता है आपके दादा परदादा कहीं से भी आए हो? देखें ना, फर्क नहीं पड़ता। तो एक हार्डकोर रियलिटी है, मैं दुनिया में जहां मर्जी चला जाऊं मैंने पंजाबी रहना है। पाकिस्तान एक सियासी, देखें आपने जो रहना है उसके ऊपर तो किसी का एतराज ही नहीं है ना भाई, उसके ऊपर तो किसी का एतराज नहीं है। आपने जो रहना है वो रहे। मेरा पॉइंट यहाँ पे सिर्फ इतना सा है, मैं यहाँ आप मेरी काफी बहुत शुक्रिया आपका। मेरी एक असाइनमेंट है छोटी सी, तो मैं उधर निकल रहा हूँ। यू नो कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं एक छोटी सी बात करूंगा कि देखें, मैं हजारों सालों से सराइकी हूँ, सराइकी वसेब में रहता हूँ, और वहां पर पाकिस्तान बना तो भी मैं सराइकी हूँ। अल्लाह करे पाकिस्तान का ता कयामत रहे तो मैं पाकिस्तानी रहूँ, अगर कोई और भी होता है तो भी मैं सराइकी हूँ। तो ये बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। मसला जो है ना समझ नहीं रही, वो ये है कि आप हमें ये कहती हैं कि आप अपनी पंजाबी, पश्तून, सिंधी, बलोच शनाख्त छोड़ दो, आप पाकिस्तान की एक सियासी और एक आर्जी शनाख्त अपना लो। जब आप हमारी शनाख्त को डिमीन करेंगी, आप उसको एथनिक शनाख्त और एथनोफाशिज्म कहेंगी, हम उस शनाख्त के लिए खड़े होंगे, हम सियासी पार्टियां बनाएंगे और हम पाकिस्तान की एक सियासी और आर्जी शनाख्त को मानने से इनकार करेंगे, क्योंकि वो हमारा हक है, वो मुस्तकिल शनाख्त नहीं है। आप हमारी शनाख्त को लुक डाउन करती हैं, आप हमारी शनाख्त को कहती हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर तकसीम की वजह है, आप हमारी शनाख्त को कहती हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर नफरत की वजह है। आप जो कह रही हैं, आप मेरी शनाख्त को, मेरी आइडेंटिटी को इरेज करने की बात करती हैं। जो बंदा मेरी जैसा मैं हूं, मेरी आइडेंटिटी को नहीं मानता, उसको मेरे घर में रहने का हक नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान मेरे घर पे बना है, मेरा घर पाकिस्तान में नहीं बना, पाकिस्तान को मेरा घर नहीं। फरजाना एक और बात ऐड कर लेता हूँ, साथ ही जो विकास ने ऐड किया, आपने अभी टेररिस्ट का लफ्ज बहुत दफा यूज किया, तो मुझे आप ये बता दें कि आपको ये किसने हक दिया कि किसी को टेररिस्ट कहें? क्योंकि पाकिस्तान में तो टेररिस्ट या तो अदालत दे सकती है या पार्लियामेंट की कमेटियां बना के वहां पे डिस्कशन करके वो किसी को टेररिस्ट दे सकती है। तो आप किस बेसिस के ऊपर, किस बना के ऊपर लोगों को शुएब साहब आपने कुछ कहना है? जी सर, मैंने ये कहना है, आप लोग कह रहे हैं कि मेरी बेसिक पहचान, कोई कह रहा है सराइकी है, कोई कह रहा है बलोच है, कोई कह रहा है पश्तून है। यार आप अपने सराइकी पहचान के साथ कहीं ट्रैवल कर सकते हो आउट ऑफ कंट्री। आप पाकिस्तान को मतलब कम कर रहे हैं। अपनाई हुई है ना, दोनों शनाख्तें इकट्ठी एग्जिस्ट कर सकती हैं, एक शनाख्त को खत्म करना जरूरी नहीं है। हाँ, तो इकट्ठी एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि वो मेरी जो है ना आइडेंटिटी वो जो है टेम्पररी है, और मेरी जो बलोची और सिंधी और पठान वाली है वो मतलब जो है ना परमानेंट है, और उस पर मुझे बहुत फख्र है। तो पाकिस्तान, आपके जो परदादा थे वो इंडियन पासपोर्ट पे ट्रैवल करते थे, ठीक है? तो ये जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है ये हमेशा टेम्परेरी होती है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। ये एक फैक्ट है जो कि
पॉलिटिकल आइडेंटिटी यार कैसे टेम्पररी होगी, नेशनल आइडेंटिटी अब पाकिस्तान बन चुका है, अब एक हकीकत है। अब आप इसको रिवर्स शोएब, आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ ना, आप दुनिया में किसी भी चले जाओ ना, हर एक की आइडेंटिटी होती है। वो उसकी एक एथनिक आइडेंटिटी होती है, एक होती है हमारी पॉलिटिकल, जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब नेशनल आइडेंटिटी, नेशनली वी आर ऑल पाकिस्तानीज, बट यू नो। लेकिन देखे ना शोएब, आपको एक मिसाल देता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। 1947 में पाकिस्तान बना, 1971 तक मशरकी पाकिस्तान के लोगों की शिनाख्त मशरक पाकिस्तानी थी, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था। 1971 के बाद उनका बांग्लादेश हो गया। तो जो एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है वो परमानेंट स्टेबल रीजन स्पेसिफिक नहीं है, वो बदलती रहती है। हो सकता है कल को पाकिस्तान इंडिया के साथ जंग हो, इंडिया का पाकिस्तान 10 लाख मरबा मील रकबा कब्जा कर ले, उन लोगों की आइडेंटिटी पाकिस्तानी हो जाए। हो सकता है इंडिया पाकिस्तान पे हमला करके कब्जा कर ले, हमारी आइडेंटिटी इंडियन पासपोर्ट हो जाए। ये पॉलिटिकल आइडेंटिटीज है, ये परमानेंट नहीं है, इसमें कोई ऑफेंस लेने वाली बात नहीं है। मसला ये है कि एथनिक पॉलिटिक्स को जैसे डिग्रेड किया जाता है, डिमीन किया जाता है और उसको तकसीम कहा जाता है, और हमें कहा जाता है कि हम ना सिंधी हैं, ना पंजाबी हैं, ना पश्तून है, ना सिंधी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। ये गलत बात है। हम पाकिस्तानी बाद में हैं और पाकिस्तान हमारी सियासी आइडेंटिटी है, पाकिस्तान हमारी पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है। पर्सनल आइडेंटिटी हमारी पंजाबी है। ओके, आई एग्री विथ यू, बट जब कहते हैं कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, क्योंकि पाकिस्तान के पासपोर्ट पे हम करते हैं, हर चीजें करते हैं, तो क्या हमें उस पर प्राइड नहीं लेना चाहिए, जैसे कि हम अपने सिंधु, बलोच और पश्तून होने पे लेते हैं, इसी तरह पाकिस्तान। आपने किसी भी आइडेंटिटी पर प्राइड लेना है ना, वो आपका एक इंडिविजुअल फैसला है, आप उसको डंडे के जोर पर मुसल्लत नहीं कर सकते। ये एक चीज समझने की जरूरत है। एक बंदा कहता है कि यार मैं पाकिस्तान के अंदर रहता हूँ, वो सिर्फ पाकिस्तानी कहलाना चाहता हूँ, कहलाता रहे, उसकी चॉइस है। एक बंदा कहता है मैं पश्तून कहलाना चाहता हूँ, एक बंदा कहता है मैं अपनी पंजाबी आइडेंटिटी गिव अप करना चाहता हूँ। ये इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन, ही विल स्टिल रिमेन पंजाबी, वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि हमारी जो एथनिक आइडेंटिटीज हैं उनको तकसीम किया जाता है, उनको नफरत की आमद बनाया जाता है, एथनिक पॉलिटिक्स को लुक डाउन किया जाता है। हालांकि एथनिक पॉलिटिक्स राइट्स के लिए अवाम की एक बहुत बड़े सेगमेंट को यूनाइट करने का सबसे अच्छा तरीका है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। एक सॉरी यार, वो बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं नीचे, मुझे गालियां दे रहे हैं डीएम करके। औरंगजेब साहब। जी सर, सलाम अलैकुम। सर सलाम अलैकुम। सर मैंने एक बात छोटी सी याद करनी है कि मैं आपकी अक्सर स्पेशल सुनी है, ठीक है, आप सारा दिन फौज के खिलाफ बातें करते रहते हैं, उन्होंने ये किया, तो आपके मुंह से मैंने कभी नहीं सुना कि जो है ना फौज ये नवाज शरीफ को लेके आई थी तो इसने ये किया, ठीक है। तो ये भी एक फौज की पैदावार थी। अगर आप आधा सच बोलेंगे तो आप पर कौन यकीन करेगा कि जो है ये सच बंदा बोल रहा है या यार। मुझे नवाज शरीफ पैसे देता है, अगर मुझे फौज पैसे दे दे तो मैं ये बात भी कर दूंगा, इसमें कौन सी बात है, ये तो पैसे की गेम है ना। तो पैसा की गेम है, तो फिर हम सब लोग को यहाँ पे क्यों बेवकूफ बनाया हुआ है? औरंगजेब जिस तरह आपको पीटीआई देती है उसी तरह सबको वकास को वो देते हैं। तो देखो यार आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लोगों ने मेरी डीएम कर करके मेरी लेनी कर ली है। राणा साहब आपको कुछ कहना है? वॉरियर एंड डिफेंडर। राणा साहब लेट हो गए। फातिमा जनाब आपको कुछ कहना है? जी सर, शुक्रिया सर, आपने मौका दिया। मेरे तो सिर्फ यही ऐड करना है कि मोहतरमा ने जो बात की कि हमें पश्तूनों को यूज़ होते रहे हैं कि जंगों में यूज़ होते रहे हैं, तो कौन यूज़ करता रहे उन्हें। दूसरी बात, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, उनसे पूछना चाहूँगा कि कहती हैं कि मैं मीडिया पर्सन हूँ, तो ये भी बता दें कि उन्होंने इशारों के किनारे में बता दिया कि अली वज़ीर के साथ ये नहीं हुआ, कि वो किस तरह शहीद हुए। बता दें, आप मीडिया पर्सन है तो हमें इन्फॉर्मेशन दे दें कि क्या हुआ था, और इन्फॉर्मेशन जिस तरह एक साफ़ी देता है उस तरह इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगी। और बस यही मैं पूछना चाहता हूँ। देखिए खैर, एक सेकंड फरजाना आप आ जाइएगा, मैं सिर्फ स्पीकर में से ना लोग रिमूव कर रहा हूँ, वरना ये शोर पड़ जाता है, क्रॉस टॉक शुरू हो जाती है। आप नोट कर लें उन्होंने जो आपको कहा था। अच्छा, अयान वजीर साहिब, अयान वजीर साहब आप लेट हो गए हैं। अच्छा, अब्दुल मजीद साहिब जी, मजीद महसूद डोगर साहब। हाँ
میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اپنے افغانستان کا جھنڈا لگایا لیکن افغانستان کے لوگ تو پنجابیوں کو ہیرا منڈی کے نسل اور رنجیت سنگھ کی اولاد سمجھتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ تم ہیرا منڈی کے نسل ہو یا رنجیت سنگھ کی؟ میں رنجیت سنگھ کی نسل ہوں. اچھا، اگر آپ رنجیت سنگھ کی نسل سے ہو، وہ تو ہندوستان سے تعلق رکھتا تھا، تو میرے دادا بھی ایسا کہہ سکتے ہو کہ میرے دادا بھی ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں. جہاں میرا گھر ہے نا ابھی پنجاب میں، یہ پہلے ہندوستان کا ہی تھا. آپ نے شاید ہسٹری نہیں پڑھی. جی لیکن وہاں پر ہیرا منڈی بھی تھا، وہاں پر تمہاری ماں نے بھی کام کیا ہوگا. نہیں، وہ میں نے تاریخ میں پڑھا تھا. وہ جو رنجیت سنگھ تھا نا، وہ افغانستان سے رنڈیاں لے کے آتا تھا اور اس نے لاہور کی ہیرا منڈی بنائی تھی. اور زیادہ تر وہ جو رنڈیاں تھی نا، لیکن آج تم نے اسی رنڈی کا جھنڈا بھی لگایا، یار پرسنل اتنی آکاش میں نے اس کو ریموو کر دیا ہے، فائدہ نہیں ہے اس طرح کہ ہم اس طرح کی بات نہیں. سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں پہ. سولنگی صاحب، سولنگی عمیر نہیں بول رہے. جی چانڈیو صاحب، میں بولوں؟ ایک سیکنڈ دیجیے گا. غلام رسول چانڈیو واپس آ جائیے گا. سید وجاہت علی. السلام علیکم گوریا صاحب، کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک. سر یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے جو اوریجن ہے نا اس کو بندہ نہیں چھوڑ سکتا، اور یہ دوسری جو ہماری جو ہے پہچان ہے یا جو ہے یہ ٹیمپرری ہے، یہ سب کو سمجھنا چاہیے یہ بات. اب اس میں ایک بات ہے کہ ان کی بھی غلطی نہیں ہے. جس طرح شعیب صاحب ہے، دیکھو بڑے انجینئرڈ طریقے سے ہم سے دیکھو لینگویج لیا گیا. پاکستان میں جتنی بھی اقوام رہ رہے ہیں نا، پنجابی، پشتون، سندھی، بلوچی، ان سب سے پہلے ہمارا جو ہے نا زبان کینچ کیا گیا، ہماری جو مدر ٹنگ جسے بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمیں مدر ٹنگ میں مطلب ہے کہ یہ ہر ایک بچے کا انٹرنیشنل قانون ہے کہ مطلب کہ جو پریپ ہے نا، یہ اس کو اپنی مادری زبان میں پڑھانا چاہیے. وہ ہم سے کینچ کے نا اردو زبان میں کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اب اردو کتنی لوگوں کی زبان ہے پاکستان میں؟ 2% بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو اوریجنل اردو سپیکنگ ہے. تو اب ہم پہ یہ ایک چیز مسلط کر دی. اب یہ دوسری چیز کہ ہم پہ مسلط کریں گے کہ آپ بھائی اس وقت پاکستان میں 6% نیٹو اردو سپیکر ہے. آپ جاری رکھیں. 6% ہے، چلو جو بھی ہے، لیکن مطلب کہ اب 94% لوگوں کی جو ہے نا زبان ہے نا، مدر ٹنگ ہے نا، ان کو تم زج کر رہے ہو، ان کو تم مطلب ہے کہ اوور کم کر رہے ہو. یار آپ لوگ اپنا چھوڑو، ہمارا والا ایکسپٹ کر لے. اور دوسری سب سے نئی زبان ہے، مطلب ہے کہ 100-150 سال کی زبان ہے. اب پشتو کو دیکھو، پنجابی کی دیکھو، یہ 4-5 ہزار سال پرانی زبان ہے. یہ آج کی زبان، یہ بڑے رچ زبان ہے، ان کی بڑی رچ ووکیبلری ہے اس میں، رچ ورڈز ہے اس میں. تو یہ دیکھو ہمارے ساتھ جو ڈرامہ چل رہا ہے نا ادھر پاکستان میں، یہ جو پاکستانیت بول رہی ہے، فرزانہ بی بی بول رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ مین ریزن یہی ہے. یہ سمرو صاحب جو بول رہے، پہلے ہم سے زبان کھینچی گئی، اب ہم سے نیشنلٹی کھینچ رہے کہ یار یہ بھی آپ لوگ مت بولے، بس صرف بولے کہ ہم بس ادھر کے لوگ ہیں، بس یہ ہماری نیشنلٹی. یار بالکل ہے، اب ضرور ہے، لیکن یہ ہم اپنی اوریجن، تو یہ ہماری اپنی، جس کی پنجابی ہے اس کی پنجابی ہے، جس کی پشتو ہے اس کی پشتو ہے، جس کی سندھی ہے اس کی سندھی ہے. ہم اس کر دیتا تو صرف ہمارے پاس 220 ہی زبانیں رہ جاتی دنیا میں. اس ٹائم دنیا میں رجسٹرڈ زبانیں 4,500 سے 4,800 کے درمیان ہیں جو دنیا میں بولی جاتی ہیں. سو یہ ایک فیکٹ تھا، میں نے ان کا بتا دوں. اب میں بول سکتا ایک منٹ جو آپ سے پہلے ایک دو لوگ جو ہے شارٹ کمنٹ دینے نا وہ نیچے چلے جائے تاکہ تھوڑا سا جو ہے نا آرڈر ہو جائے چیزوں کا. آریان وزیر نے بول لیا تھا. جی میں نے فرزانہ ہی سے سوال پوچھنا تھا. انہوں نے فرمایا ایکس فاٹا کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ یہاں باقی پاکستان میں لوگ قتل کرتے ہیں یا یہاں سے لوگ اغوا کر ایکس فاٹا میں لے کے جاتے ہیں اور وہاں ان کو پناہ ملتی ہے. تو میں نے ان سے پوچھنا تھا کہ پرائم منسٹر کا بیٹا گیلانی کا بیٹا جب ملتان سے اغوا ہوتا ہے یا سلمان تاثیر کا بیٹا پنجاب سے اغوا ہو کر وزیرستان تک کیسے پہنچ جاتا ہے اور پھر وہاں سے افغانستان تک. اور پھر دوسری بات میں نے یہ پوچھنی تھی کہ فاٹا میں جب لوگ قتل کرتے ہیں تو وہ آ کر کراچی یا اسلام آباد میں پناہ لیتے ہیں، تو یہ کیوں اس طرح کے سسٹم کیوں بنائی گئی ہے؟ اس پہ بات ہو چکی ہے. وہ سسٹم چینج ہو چکا ہے کیونکہ اب فاٹا مرج ہو گیا ہے
तो दिस इज फ्रॉम द पास्ट, जब फटा एक सोवरेन टेरिटरी था। आई थिंक हमने इस पे बात कर ली थी। ये आ गए। हुज़ैफा, आपको कुछ कहना है? ये सबस खून वाले भाई हैं। हम सबसे पहले मुसलमान हैं, फिर हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हम पंजाबी, सिंधी या बलोची हैं। जो हमारी नेशनल आइडेंटिटी है ना, वो सबसे अहम है। ये जैसे हमारे सिख भाई हैं, इनके पास खालिस्तान नहीं है, ये मुख्तलिफ दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में फैले हुए हैं, इनकी सिर्फ यही पहचान है, ये सिख हैं, कोई इनके पास मुल्क नहीं है। नहीं तो उनकी पहचान इंडियन नहीं है? नहीं, उनसे पूछ लें आप, वो इंडिया को अपनी पहचान मानते हैं? ये नीचे हमारे एक सिख भाई हैं, पूछें उनसे, ये इंडिया को अपनी पहचान मानते हैं? ये जो रदेश साहब आए हैं ना, रदेश भाई जो है ना, ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान को, ये पटवारी है, ये तो पाकिस्तान को अपनी पहचान मानते हैं, ये तो नहीं कहते खालिस्तान मेरी पहचान है। पूछ लें इनसे। जी रदेश भाई, वो पाकिस्तान को अपनी पहचान मानते हैं ना, वो ये नहीं मानते कि वो सिख हैं पहले फिर पाकिस्तानी है, वो ये कहते हैं मैं पाकिस्तानी हूँ फिर सिख हूँ। क्यों नहीं जी, हम पहले सिख हैं। हर शख्स इंसान जो है वो मजहबन जो है अपना उसका मजहब है वो तो होता ही है, लेकिन उसके बाद उसकी नेशनल आइडेंटिटी आती है, जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी जिसको पहले मैंने भी कहा है। नहीं, नेशनल आइडेंटिटी पहले नहीं होती है, नेशनल आइडेंटिटी पहले नहीं होती है भाई, ये आप गलत बता रहे हैं। पहले पाकिस्तानी हूँ या मैं इंडियन हूँ या मैं अमरीकी हूँ, फिर वो आगे बात आती है पंजाबी। दुनिया को नहीं पता कि बलोची कौन है, सिंधी कौन है या पंजाबी कौन है। चले रदेश भाई, पहला पाकिस्तानी पहला पंजाबी कमेंट देना चाहूंगा यहाँ पर। बाजी मैं तो पहले पंजाबी या सिख हाँ, तो उसके बाद फिर अगर कोई दूसरी कंट्री का वीजा मिल गया तो वो तो चला जाना। यही गल है ना, साढ़े पढ़ना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि पहले में सिर्फ यार हमें एक मिनट यार, आपसे पहले माइक में प्लीज। बारी का मेरा भाई इंतजार करना है, हम जगह खाली करने की कोशिश कर रहे हैं। सोलंकी साहब, आपने कुछ कहना है? आप दोबारा आ जाइएगा। अच्छा, आसिम भाई काफी देर से इंतजार कर रहे थे। जी, मैं इंतजार नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरों के बारे में डिसीजन लेना बड़ा आसान होता है कि जी वो कौन है और ये कौन है। इंसान अपने बारे में तो डिसीजन ले लें। आपका टॉपिक आसिम बाजवा और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, वो दरमियान में डाइग्रेस हो गया, वापस उधर ही आ रहे हैं। वैसे आप आसिम बाजवा पे शुरू करते हैं, टॉपिक वापस ऑर्डर में आ जाएगा। मैं ये सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि जब हम बॉर्डर की बात करते हैं, सिंध में इंडिया का बॉर्डर नहीं खोला जाता, कभी नहीं खोला जाता, लेकिन अगर सिंध का कोई शहरी इंडिया से होकर आता है तो उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन आसिम बाजवा एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे रहते हुए उनके बीवी बच्चे अमेरिका में रहते हैं और किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन क्या, उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब आके कहते हैं कि मुझे जो है आसिम बाजवा ने जो है वो सेटिस्फाई कर दिया है और मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ उनकी बातों से। तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क जन्म देते हैं कि यार ये क्या बात है, जब सिंध का एक शहरी जो है वो इंडिया से होकर आता है तो इतनी इन्वेस्टिगेशन होती है और उसके बाद इतनी बड़ी पोजीशन पे एक जनरल जो है उसके बीवी बच्चे जो है वो अमेरिका में रहते हैं। शुक्रिया, आप टॉपिक को वापस ऑर्डर पे ले आए। सियासत से जान छूट गई, लेकिन आप मेरे सवाल का ये जवाब दें। आप अमेरिका में रहते हैं, पाकिस्तान के जर्नैल, कीनिया के जर्नैल, इंडिया के जर्नैल, इंडिया के सियासतदान दुनिया भर के गंदे अंडे यहाँ से पैसा लूट कर वहां अमेरिका लेके जाते हैं। अमेरिका इस पे क्यों एक्शन नहीं लेता? आप बतौर अमरीकी बताएं हमें कि अमरीका को बतौर अमरीकी इसलिए मैं बता सकता हूँ कि हर शख्स अपने मफादात की जंग लड़ता है, और अमेरिका हो या यूरोप की कंट्रीज हों वो भी अपने मफादात की जंग लड़ते हैं। वो भी जो है मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस को जो है वो असाइलम पे या किसी और चीज़ पे अपने मुल्कों में रखते हैं, वही अमेरिका भी करता है। लेकिन हमने पाकिस्तान को देखा है कि वो दूसरों की गोदों में बैठने का आदी हो चुका है। कभी अफगानिस्तान, कभी सऊदी अरब, कभी चाइना, कभी अमेरिका। तो वो मलिया लोधी का अभी बिल्कुल रिसेंट बयान यह है कि 20 साल में कभी कभी अमेरिका के ताल्लुकात पाकिस्तान से अच्छे रहे हैं। ये किसका बयान है? मलिया लोधी, जो कि सफ़ीर भी रही हैं, यूनाइटेड नेशन में भी रही हैं। तो जब मेरा ये होता है कि आप का कोई पोजीशन तो है नहीं, पाकिस्तान की कभी भी कोई क्लियर पोजीशन नहीं रही, और उसकी एक वाहिद वजह यह है कि पार्लियामेंट में फैसले नहीं होते। अभी मुझे अफगानिस्तान के हवाले से बता दें, कौमी नेशनल असेंबली में कितनी नशिस्त हुई हैं अफगानिस्तान की पॉलिसी को लेकर। आप इस पे फोकस रखें कि मेरे पास आप होके वो फॉरेन ऑफिस से वेरीफाई होनी है। आप उस वकील को बता दीजिएगा कि पाकिस्तान की एम्बेसी से उसने वेरीफाई करवाना है, फॉरेन ऑफिस से वेरीफाई करवाना है। उसके बाद उसने जाके अदालत में बतौर मेरा वकील पेश होना है कि मैं वकास कराएगा वकील हूँ और इस्लामाबाद में मुझे वकील चाहिए।
आपको मैं याद कराता रहूंगा बार बार। वकास भाई वकास मुबारक हो, शफीक आपको बैठे वकील हुए मिल हैं, गया है। शफीक बैठे हुए हैं और इसी स्पेस में वो आपका केस लड़ लें, HEC वाला छोटा सा केस है वही लड़ लें। बाकी म्यूटनी शूटनी वाले तो वो तो किसी खाते में जाते ही नहीं है, वो तो खैर उनका कोई एंड नहीं है, ना ही वो मुझे किसी भी केस के लिए फरजाना, किसी भी केस के लिए आप मुझे वकील दे दें। शफीक तो लड़ने को तैयार नहीं है मेरा केस, वो कहता है मुझे फौज उठा के ले जाएगी। नहीं है तो फिर शफीक तो किसी और मामले में बोलने की फिर शफीक ये कहता है कि मुझे 2 दफा उठा के कुटा गया है, मैं तीसरी दफा कुट नहीं खाना चाहता, मैं तुम्हारा केस लड़के अदालत में जाके फिर अगवा हो जाऊंगा, ISI मुझे अगवा कर लेगी, इसलिए कोई और वकील करो। मैंने लाहौर इस्लामाबाद को रास्ता किया। नहीं तो अवैस आप पे कोई इतना बड़ा केस तो है नहीं जिसके लिए लोग यार मेरे ऊपर बकरी चोरी का केस, मेरे ऊपर जो बकरी चोरी का भी केस है ना, उस केस में भी कोई वकील बनने को तैयार नहीं है। इतने चुनने मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं दे दूंगा आपको वकील, दिला दूंगा 100% श्योरिटी। तो ये मेरा DM डाला हुआ है, मुझे DM कीजिएगा और आपको मुझे देना है। मेरे ऊपर जो है इस्लामाबाद में 3-4 पर्चे हैं, मेरे ऊपर जहां पर्चे हैं, मैं आप एक से शुरू कर लेते हैं ना, हम एक छोटे से पर्चे से, बकरी चोरी के पर्चे से शुरू कर लेते हैं, जो किसी ने ऊपर मेरे वाकई सच्ची मुझे मेरे ऊपर बकरी चोरी का पर्चा हुआ एक, जब मैं पाकिस्तान था। मेरा बंदा वकील बन के अदालत में पेश हुआ, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि रियासत पाकिस्तान उस वकील को तैनात ही नहीं होने देगी। इस चीज में मैं शर्त लगाने को तैयार। तो आप फिर अदालत देखेंगे तो फिर एक मिनट फरजाना सर, आप इस वक्त लाइव बैठे हुए हैं, अगर आप इस वक्त लाइव बैठे हुए हैं, खुलेआम बातें कर रहे हैं, अगर ISI को आपकी इतनी फिक्र होती ना तो आपको यहीं से पढ़ लेते फिर आके। मतलब ISI आप समझते हैं कि ISI इतनी बड़ी दहशतगर्द है? यार वकास चले शुएब भाई आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड बाकी स्पीकर खत्म कर लें। ये आगे आ गए थे नादान बच्चा या बाचा। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। सबसे पहले भाई आप तो इन लोगों से ये जो आपको वकील दे रहे हैं, आपके लिए वकील की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले इनको कहो कि आप पाकिस्तान आओगे तो आप अगवा नहीं होंगे, मतलब आपको नामालूम अपराध उठाना ले, सही है। और दूसरी शोएब भाई को मैं कहता हूँ कि ये तो मुझे नहीं लग रहा कि ये सिंधी है, क्योंकि ये उन पश्तों में कहावत है कि वो ऐसे कुकड़ होते हैं जैसे ना अजान देता है ना अंडे देता है, वो ऐसे मुर्गे होते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जैसे अभी देखो पाकिस्तान के जो पठान है, पेशावर के जो लोग हैं, अभी कल फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि कल तक कि 2-3 दिन हो गए मेरे ख्याल में, कि उसने कहा था कि 30 सितंबर तक वो इस्लामाबाद नहीं आ सकते। ये भी बड़ी मुश्किल से आसिम साहब ने ऑर्डर वापस रिस्टोर किया था। आप आसिम बाजवा साहब पे करें, अब हमने सिर्फ उस टॉपिक पे रहना है। आसिम बाजवा की स्टोरी आपने पढ़ी? हाँ नहीं, वो तो मैंने नहीं पढ़ी, खैर मैं तो यहाँ पे लेट था तो वो पढ़ लूंगा यार भाई 1.25 साल हो गया, आप 1.25 साल लेट हो आप? नहीं, अच्छा वो पहली वाली, हाँ सही है। वो जो डॉलर की बात है जो आपके साथ तो नासिम भाई ने बात की कि आप इतने इम्पोर्टेंट मेन्यू का आप अमेरिका डॉलर लेके आ सकते, तो वो तो हर कोई नहीं कर सकता जैसे उसने बताया। वो लोग कर सकते जो अमेरिका के वफादार हो, जो उनके आने पे खुशियां मनाते हैं, उनके आने पे जो ये पार्टियां लगाते हैं, डांस वगैरह करते हैं, लड़कियां नाचते हैं, सब ये तो सिर्फ वही लोग वो ब्लैक में लेके जा सके। जो जैसे आप मुझे ये बता दें कि जो ये अमेरिकी फौजी आए हैं पाकिस्तान में और नूर खान एयरबेस पे उतरे हैं, इनको वीजा किसने दिया था? मुझे तो लगता है हुसैन हक्कानी ने दिया था। ये तो खिलाई मखलूक ने दिया होगा ना सर। मुझे लगता है आसिम भाई, आपको नहीं लगता हुसैन हक्कानी ने दिया होगा? उसके ऊपर गद्दारी का पर्चा होना चाहिए। मैंने मौलाना फकीरुरहमान ने दिया होगा। नहीं अवैस देखें, बात यह है कि एक ट्रांजिट वो दिया जा रहा है, ठीक है, आपके सामने है तो मेरी बहन, मेरा नाम वकास है, थोड़ा सा देखिए आपका नाम है बिल्कुल सही ले रहे, वकास है, और आप ट्रांजिट वीजा दिया जा रहा है, लेकिन वीजा दिया किसने है? सवाल ये है। तो जाहिर है आपकी किसने दिया है? पूरी स्टेट है ना, स्टेट की गवर्नमेंट की मर्जी से हुआ है, उस पर तो किसी को एतराज नहीं है ना। जब एक इंडिविजुअल हुसैन हक्कानी जब उस वक्त वीजे उन्होंने ऊपर से जाके सारा कुछ किया, वो भी स्टोरी आपको पता है, बार बार आप चीजों को इधर उधर लेके जा रहे हैं। तो ये आपको किसने बताया कि हुसैन हक्कानी ने? ना करें, अभी तक आप लोग कह रहे थे बेसिस दे रहे हैं जी, नहीं दिए। अच्छा फिर जब सिर्फ ट्रांजिट है, ठीक है, यहाँ आए हैं, यहाँ से आगे उनको फ्लाई कर दिया गया है, वो चले गए हैं अपने मुल्कों को, ठीक है, जा रहे हैं लास्ट फ्लाइट्स भी। तो अगर बेसिस नहीं दिए तो ये ड्रोन हमले कहाँ से हो रहे हैं अफगानिस्तान में? कहाँ से हो रहे हैं? आप जाके थोड़ा सा इसकी वो निकाल लें, फ्लाइट रडार के ऊपर पूरा डेटा पड़ा होता है कि ड्रोन फ्लाइट का रडार पे नहीं आता है।
फरजाना साहिबा, जब उन्होंने सब कुछ मालूमात करना है तो जो ड्रोन यहाँ यूज हो रहे हैं ना, पहले अब थोड़ा सा उसको भी देख लें। बहुत सारे लोगों ने कहा ना कि ये जी नहीं, इसकी तो इतने रेंज ही नहीं है, ये नहीं है। थोड़ा सा जाके उसकी टेक्निकल आप एस्पेक्ट्स को देख लें। MQ-9 रिपर ड्रोन इस्तेमाल हो रहा है। MQ-9 रिपर की मैक्सिमम रेंज 750 किलोमीटर है। दैट मीन्स कि वो पाकिस्तान की सरहद के ऊपर से नहीं आ सकता। दैट मीन्स कि वो उज्बेकिस्तान ताजिकिस्तान से नहीं आ सकता। ईरान के साथ ताल्लुकात नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन बेस नहीं है, तो वो कहाँ से उड़ रहा है? उनको पता ही नहीं शायद। जी आसिम भाई, फरजाना गूगल करने नहीं है। मैं एक क्वेश्चन फरजाना साहिबा से करूंगा कि सलमान शाह साहब को एक सेकंड देखिए, मैं हुसैन हक्कानी को पाकिस्तान की सरजमीन ने किसी कोई एक अदालत में कोई सजा सुनाई है अब तक? उनको किसी भी चीज में, किसी भी मुकदमे में सजा सुनाई? दुश्मन मुल्क से बंदा आया, पहले उससे निपट लें। संजय, आप इंडिया से हैं? बहुत शुक्रिया। हम जो हैं, हम इस वक्त मुहिब वतनों की स्पेस कर रहे हैं और पाकिस्तान के मिसाइल डिस्कस कर रहे हैं। आपको नीचे भेज रहा हूँ। अच्छा, तो बहुत शुक्रिया। और सलमान साहब, वक़ास साहब, ये जो जर्नलों के जो ताल्लुकात हैं किसी से ढके छुपे तो नहीं है? ये अमेरिका में जाके जायदादें भी लें, वहाँ की नेशनैलिटी भी लें, वहाँ उनके बच्चे भी पढ़ें, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो आम, अगर कोई सियासतदान वहाँ पे चला जाए या आम लोग चले जाएं तो वो गद्दार हो जाते हैं। इनके तो ताल्लुकात हैं। और जिस तरह से कहा गया कि ये आसिम जो बाजवा है, इसके इतने ज़्यादा इंटरेस्ट हैं अमेरिका के साथ और वो अमेरिका जो है वो खिलाफ है CPEC के, तो ये तो कम्प्लीटली ओपन जो है ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसको किस तरह से शटडाउन भी तो हो गया ना, इसीलिए खैर वो तो नहीं, लेकिन वो बहस से हम हट जाएंगे। ये आगे पाकिस्तान के झंडे वाले प्रोफाइल आए हैं, सैयद नकीब अहमद भाई। यार शुरू करें, गालियों से करना है या वैसे? यार वैसे दिल तो गालियां देने का करता है, लेकिन क्या करें, यहाँ पे हमारी कुछ बहनें भी बैठी हुई हैं। आप अगर पाकिस्तान की देखिए, मेरी बात सुने, फौज के खिलाफ आप एक एज इंडिविजुअली आप बंदे की बात करें ना, आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ अगर आपके पास सबूत है, आप अदालत में जाओ। मैं अदालत में जाऊं? मेरा काम, आप इंडियन बंदे की ट्वीट जो है रीट्वीट करके और कहते हो कि जी मुझे आके आसिम सलीम बाजवा सबूत है, इस तरह नहीं होता मेरे भाई। मुशर्रफ के खिलाफ जाओ, मुशर्रफ के खिलाफ जाओ। आसिम सलीम नहीं, आपने किसी इंडियन की ट्वीट की थी? देखो, नहीं की, मेरा टाइमलाइन खोल दो। मैंने तो अभी इंडियन स्पेस में आया, उसे बोलने नहीं दिया मैंने, क्योंकि हम पाकिस्तान के मसले डिस्कस कर रहे हैं। मैं तो इंडियंस के साथ मैं हर उस शख्स पे पब्लिक में कहता हूँ, हर वो शख्स जो इंडिया के साथ कारोबार करता है वो लानती है, वो गद्दार है, वो बिल्कुल बेशक है। जो फौज में गंदे अंडे, जैसे वो पहले एक भाई ने बात की, शाहिद भाई ना, नहीं मेरी बात, आप मानते हैं कि इंडिया के साथ जो कारोबार करता है वो तुख्मे खंजीर है और गद्दार है? मुझे भाई मेरी तरफ से तो दुश्मन है। अच्छा, तो वो जो पाकिस्तान के जो फौजी सीमेंट वाले हैं, फौजी फाउंडेशन और राष्ट्रीय वेलफेयर ट्रस्ट वाले, वो जो इंडिया को सीमेंट भेजते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो भी बिल्कुल गलत करते हैं, बिल्कुल गलत करते हैं। अगर आपने ट्रेड बंद करना है, फौज के जितने अदारे उनका भी ट्रेड बंद करें। लेकिन आप एज ए इंडिविजुअल अगर बंदे की कोई चोरबाजारी है ना, मुशर्रफ की है, आसिम सलीम बाजवा साहब जिसकी भी है, या नवाज शरीफ साहब की है, जिसकी भी, आप उसको एक वजह बना के पूरे इदारे या पूरी पार्टी या पूरे लोगों को बदनाम नहीं कर सकते। मुझे ये बताएं कि मुशर्रफ को अदालत ने सजा सुनाई और फौज ने वो पूरी अदालत ही कैंसिल करवाकर उस जज को मार दिया, तो क्या ये सारा काम अकेले मुशर्रफ ने किया या फौज ने किया? भाई जिसने किया उसके खिलाफ बोलो ना, तुम्हारे पास फौज ने किया ना, आप तो बोल रहे हैं। नहीं, फौज ने नहीं किया है, ये नहीं होता। फौज में सियासी सेल बने, ठीक है, वो कहते हैं कि जी फौज के अंदर एक और इदारा काम कर रहा है जी, जो सियासी लोगों के खिलाफ और उनके हक में काम करता है, ठीक है, वो खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। आप उनको एक्सपोज करो। आप एज अ फौज के खिलाफ, एज अ पाकिस्तान आर्मी या ISI को जी नहीं बोल सकते कि जी ये पूरी। मुझे ये बताएं, जिन 3.5 लाख फौजियों ने इलेक्शन चोरी किया था पाकिस्तान का, अब आप मुझे 3.5 लाख लोगों का नाम बता दें, मैं रोज उनका नाम लेकर ट्वीट किया करूंगा। जब तक मेरे पास उनका नाम नहीं होगा, मुझे पता होता तो मैं आपसे पहले बताता। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि फौजियों ने इलेक्शन चोरी किया। और एक और काम हम UAE में थे, हमें तो पता नहीं है कि इलेक्शन किधर चोरी हुआ या कुछ नहीं हुआ। मतलब चलो वो आपको नहीं पता है। शकीब, एक बात बताओ, मुल्क में कितने मार्शल लॉ लगे हैं बताओ? मुल्क में तो काफी सारे लगे भी। तो जब मार्शल लॉ लगता है तो वो एक फौजी जाके PTV पे भी कब्जा कर लेता है, वो फौजी मुल्क की हर अदारे पे कब्जा कर लेता है, फिर उसके बाद
10 साल वो उसी रजीम के अंडर सर्व करता है, पर उसने ओथ लिया होता है मैं पॉलिटिक्स में नहीं सर्व करूंगा, तो फिर तो आप ये तो नहीं कह सकते हो कि जी सिर्फ एक मुशर्रफ ने मार्शल लगाया था, क्योंकि मार्शल हर उस फौजी ने लगा दिया जब उसने उस सरबराह के अंडर सर्व करना शुरू कर दिया। ऑर्डर को फॉलो करना, ठीक है? आप गैर आईनी ऑर्डर नहीं मानेगा, गैर आईनी ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। ये उसमें लिखा हुआ है गैर आईनी ऑर्डर। आपके सियासतदान इतने चोर हैं कि वो इतने यार मेरे भाई सियासतदानों की बात ही नहीं हो रही है, सियासतदान तो सब चोर हैं यार। मेरा भाईजान, आपके घर का ताला टूट जाए, नकीब भाई आपके घर का ताला टूट जाए, रात को आप गलती से दरवाजा खुला हुआ छोड़कर चले जाएं और आपके घर डाका पड़ा जाए, और जब आप थाने में जाएं तो थाने वाले क्या आपकी लितर परेड करते हैं कि तुम चूतिए हो, तुम गलत हो, तुमने दरवाजा क्यों खुला छोड़ा, या पर्चा काटते हैं और मुजरिम चोर ही रहेगा या नहीं? नहीं, आपने मिसाल के दी, मुझे समझ नहीं है दोबारा बता। मैं कहता हूँ आपके घर में सोना पड़ा हुआ है, चीजें पड़ी हुई हैं, आप भाई आपस में लड़ रहे हो, रात को दरवाजा खुला छोड़ के सो जाते हो। मुझे आप ऐसा बात सुने, देखिए आप कह रहे हैं कि मार्शल लॉ लगता है, ठीक है? मार्शल लॉ तब लगता है जब आपकी सिविलियन गवर्नमेंट कमजोर है। मैंने तो आपको बता दिया कि लिखा हुआ नहीं है ये। अच्छा आप नहीं आप समझ नहीं रहे, सिविलियन गवर्नमेंट कमजोर हो। पर भाई एक मिनट दीजिए, आप रात को दरवाजा खुला छोड़ के चले सो जाते हैं और आपके घर पे डाका मार जाता है। देखना आप घर वाले कमजोर है, आप कमजोर है, आप कमजोर है, आप कमजोर है। आप दरवाजा खुला छोड़कर चले गए, आप दरवाजा खुला छोड़कर चले गए और आपके घर पे डाका पड़ गया, तो आपकी कमजोरी अपनी जगह पे है, आपकी गलती अपनी जगह पे है, लेकिन क्या डाके का अमल जायज हो जाएगा या डाका डाका ही कहलाएगा? मैं यही कह रहा हूँ मार्शल लॉ जायज नहीं है जिसने भी लगाया। भाई आपने कुछ ऐड करना है इस पे पर? नहीं, मैं सिर्फ यही करूँगा कि आसिम बाजवा के हवाले से ये बिल्कुल बात होनी चाहिए। अगर उनके यहाँ पे काफ़ी लोग कह रहे हैं जी सबूत पेश करें, सबूत पेश करें, तो भाई सबूत तो दे दिए गए हैं, सारे सबूत दे दिए गए हैं और उस पर पाकिस्तान पे किसी तरह बात हो नहीं सकती है। तो फिर यही होता है कि इंटरनेशनली बात होती है और यहाँ पे हम भी कोशिश करते हैं कि भाई सबूत तो सबके पास हैं, बस आसिम बाजवा जो हैं, और आप लोगों को लग भी गया कि आसिम बाजवा जिस तरह से हटे हैं तो वो इसी वजह से हटे हैं और अभी आने वाले दिनों में आप और एक दो खुशखबरियाँ सुनेंगे। अच्छा, वैसे आसिम भाई एक बात जो हमेशा से खटकती है, देखिए पूरी दुनिया में जहाँ पे भी अगर कोई केसेस इस तरह के होते हैं उनको नॉर्मल कोर्ट्स में जाना पड़ता है, जो जहाँ पे हर आदमी, आम आदमी या जिसको आप कह ले ब्लडी सिविलियंस जाते हैं और धक्के खाते हैं और उनके केस नहीं लगते हैं। तो क्या पाकिस्तानियों का हक नहीं है कि वो भी डिमांड करेंगे इनको भी सिविल कोर्ट्स में उसी तरह रगड़ा जाए या उसी तरह लेके जाया जाए जहाँ पे आम आदमी या ब्लडी सिविलियंस जाता है? क्या आप ये नहीं समझते हैं कि ये अवाम का मुतालबा जायज़ है और इनकी जो बिजनेसेस में इन्वॉल्वमेंट है उसको ओपनली डिस्कस करना चाहिए? बिजनेसेस में नहीं फारूक भाई, ये बिजनेसेस में नहीं, PIA में HR डिपार्टमेंट में एयर कमांडोर अंजुम मेरा ख्याल नाम है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उसने सेनेट कमेटी ने 8 रुकनी सेनेटर्स ने बैठ के उसके खिलाफ वो कहा कि वो हैरासमेंट के केस में गिल्टी पाया गया है लेकिन वो सजा नहीं दे सकते, तो उन्होंने एयर फोर्स के चीफ को लिखा कि प्लीज इसको वापस बुलाएं क्योंकि वो ऑन जॉब था कि और इसको जो है आप सजा दें। यानी हम अगर कोई प्राइवेट डिपार्टमेंट में आके सेक्सुअल हरासमेंट करे तो उसको भी पाकिस्तानी अवाम सजा नहीं दे सकती, पाकिस्तानी कोर्ट सजाएं नहीं दे सकती। तो ये भी एक बड़ा अलमिया है। ये छोटी सी बात है लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे जो सज़ा और जज़ा का निज़ाम है ना पाकिस्तान के अंदर, वो सिर्फ अशरफिया के लिए है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है और वो एक दफ़ा रिव्यू होना चाहिए। अगर कोई फोर्सेस का बंदा पब्लिक में आकर काम करता है तो उसको, अगर वो वहाँ पे कोई भी फ्रॉड करता है तो उसको पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान के जो कोर्ट हैं, पाकिस्तान के जो जजेस हैं, वो उसके सज़ा उसको देना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो है एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि काम जो है मतलब एयरफोर्स में होता है लेकिन वो डिप्यूटेशन पे या दूसरे उस पे उनको यहाँ पब्लिक में बिठाया जाता है और वो जो कुछ भी करें उनको कोई सज़ा नहीं दे सकता सवाए उनके डिपार्टमेंट के। तो ये एक बड़ा सोचने का अलमिया है, इस पे काम भी करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर।
رہنے والے جو سیاسی وہ ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سیاست کو اتنا زیادہ دبا دیا گیا ہے کہ وہ اس بات کو کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اپنے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ آج ہم کر رہے ہیں۔ جی یوسٹس کافی آپ کو سن رہا ہوں، اور مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ اس میں جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں اس کا عالمی پرسونل کے حوالے سے یا سویلینز کے حوالے سے یا ایز یو سیڈ بلڈی سویلینز کے حوالے سے، اس میں پرابلم کہاں پہ آ رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں کھا رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں کھانے دے رہا؟ نہیں، یہ دیکھیں آپ میرا خیال ہے ویسٹرن پاکستان کی پالیٹکس کو نہیں سمجھ سکے ہیں، آپ اس کو ڈائیورٹ کرنا ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے بھی اس ملک کا پیسہ کھایا ہے ایک میکانزم بنا کے اس کو پکڑ کے پکا اندر کر دیا جائے، اس کی وردی، اس کا رنگ، اس کا محکمہ، اس کی سیاست، اس کی پارٹی ایکسیپشن نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ میکانزم کس نے بنانا ہے؟ وہ میکانزم سب نے مل کے بنانا ہے اور سب مل کر نہیں بننے دیتے۔ وہ نواز شریف کی کلاسیکل ایگزامپل ہے، دیکھیں نواز شریف کی میں ایگزامپل ہمیشہ دیتا ہوں، نواز شریف خلاف اتنے مقدمے چلا کر اتنا پولیٹیکل ٹرائل کیا گیا، لیکن اس کے پیسے کی ایک میکانزم کے تحت ایک ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن نہیں کی گئی، کیونکہ کرپشن کو ایز این ایکسکیوز یوز کر کے ایز اے لیوریج استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایکسکیوز لے لیا، میرا سوال یہ ہے کہ وہ میکانزم کون بنائے گا؟ جو میکانزم بناتے ہیں نا، جیسے آپ کو مثال دیتا ہوں، نیب بنایا ایک میکانزم، ہاں جی، غلط بنا یا صحیح بنا، اس کے اندر سارے ریٹائر فوجی، میں بتاتا ہوں میکانزم کون بناتا ہے، میں بتاتا ہوں سر اس طرح ہے اپڈیٹ صاحب، یوزلیس صاحب، یہ تمام پولیٹیکل گورنمنٹ بناتی ہے اگر انہیں چھوڑا جائے کام کے لیے۔ میکانزم یہ آپ کی پارلیمنٹ بنائے گی، آپ کی پارلیمنٹ میکانزم وہ بناتا ہے بھائی، میکانزم وہ بناتا ہے جس کا کردار ہوتا ہے، جو ایماندار ہوتا ہے، جو نہیں یہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کس کا کردار ہے، یہ عدالت ڈیسائیڈ اچھا چلیں، اب تو نواز شریف باہر ہو گیا، فوج ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے، یوزلیس بھائی، سر آپ کو ایڈ کر دوں نا، آپ بات جاری رکھیے گا، ایڈ یہ کر دوں کہ چور اور گندے بندے باہر نکل گئے، 3 سال سے عمران خان آ گیا اور اوپر باجوہ بیٹھ گیا، اس سارے میکانزم میں پچھلے 3 سال میں کوئی میکانزم کیوں نہیں بنا؟ نہیں آئے نا۔ اب میں جو بات آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ صرف یہی تو کر رہا ہوں، آپ نے مارشاء اللہ کاؤنٹ کر لیا کہ ہاں جی پہلا مارشاء اللہ کب نکلا، تو اس کے اندر سے سیاستدان کون پیدا ہوا؟ بھٹو۔ دوسرا مارشاء اللہ کب لگا جی؟ وہ جی ضیاء نے لگا دیا، اس کے اندر سے پیدا کون ہوا؟ نواز شریف۔ غلط بات، جب ایوب نے مارشاء اللہ لگایا تو بھٹو آلریڈی وزیر تھا، جب ایوب انگریز کی فوج میں ملازم تھا، بھٹو تب بھی سیاست میں تھا۔ یار اس کے باپ کے انفلوئنس کی وجہ سے اس کو آپ ہسٹری کو اگر آپ نے گڑ مڑ کرنا تو آپ لیکن آپ نے گڑ مڑ کیا نا، آپ نے کہہ دیا کہ بھٹو کو ایوب نے بنایا، دیٹس فیکچولی انکریکٹ۔ کیا ایوب کی کابینہ میں وہ نہیں تھا؟ وہ ایوب سے پہلے بھی سیاستدان تھا، اسے ایوب نے سیاستدان نہیں بنایا، یہ آپ نے غلط بات تھا یا نہیں؟ پہلے تھا یا نہیں تھا؟ ایوب کی کابینہ میں تھا یا نہیں تھا؟ لیکن اس کو ایوب نے سیاستدان نہیں بنایا۔ ایوب کی کابینہ میں ہوئے اگر ایک بندہ اس کا انفلوئنس یوز کر ہوئے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ایک ایرا کو یوز کرتا ہے، اور اس کے بعد اچانک سے اس کا ضمیر جاگ جاتا ہے، جیسے آج کل نواز شریف کا جاگا ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ نعرہ لگا دیتا ہے کہ کیونکہ میرے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں اور میں نے اس کو دوسرے طریقے سے لے کے چلنا ہے، کیونکہ اس کی اپنی ساکھ کو چوٹ لگنے والی ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری عوام کا آپ ادھر سے پٹ کریں، ضیاء بھٹو کی ذات کو سن 66 میں کیا چوٹ لگنے لگی تھی کہ اس نے پیپلز پارٹی بنائی؟ یار اگر وہ مطلب میں ایرا کے حوالے سے اگر وہ ڈے بائی ڈے جائیں گے تو وہ مزہ دار نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا بھٹو کا ضمیر جاگا، میں بھٹو کا بہت سخت مخالف ہوں، شاید آپ سے زیادہ مخالف ہوں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ اس کے خلاف کوئی کیس ہوا، نہ بھٹو کے خلاف کوئی کیس ہوا، نہ بھٹو کی کوئی انکوائری کھلی، اور بھٹو ایوب سے پہلے سے سیاستدان تھا۔ اب جیسے آج محسن داوڑ نے پارٹی بنائی، بھٹو نے اس وقت ایک پارٹی بنا لی، پہلے سیاستدان تھا، میں نے مان لیا۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ، اب محسن داوڑ نے جو پارٹی بنائی ہے، دیکھیں ایوب خان کی کابینہ میں بھٹو تھا، جواب ہے تھا۔ کیا ایوب خان نے سنیں بس یار وہ اب لسی بنانی ہے تو دیکھیں وہ خاص ویسے پتہ ہے کیا، ان کو ہسٹری کا نہیں پتا، ان کو ہسٹری کے لیسن کے لیے بھیج دیتے ہیں، یہ پھر بات کس آگے بتائیں۔ ضیاء کی کابینہ میں نواز شریف تھا، ہاں جی تھا۔ وہ کیسے تھا؟ الیکشن سے تھا؟ نہیں تھا، وہ ڈائریکٹ سلیکٹڈ کیا، الیکشن سے تھا۔
सिलेक्टेड था सर, सिलेक्ट सरकार इलेक्शन से आया था और आपके उसके बाद उसके बाद आजा मुशर्रफ का। मुशर्रफ के काबीना में ये आपके चौधरी बरादरान और ये MKM के लोग और ये सारे थे, हाँ जी थे, इसमें तो कोई इंकार नहीं है ना। या तो आप कहें कि इसमें कोई इंकार है, कोई इंकार नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारे सियासतदान या सो कॉल्ड सियासतदान या हमारे कायदीन जो है वही इनसे इस्तेफादा हासिल करते रहे हैं और वही इनको इस्तेमाल भी करते रहे और वही इनसे इस्तेमाल होते भी रहे। इसको एक दूसरे एंगल से देखिए कि जो इंडिपेंडेंट सियासतदान आता है उससे फौज बर्बा देती है, जो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है फौज उसे मार देती है, चाहे बेनजीर हो चाहे और जो सिर्फ कुत्ता होता है फौज सिर्फ उसे सर्वाइव करने देती है, दूसरे को निकाल के बाहर कर देती है। फर्ज कर लें हम इसको इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि जी वो कुत्ते के ऊपर हाथ फेर देते हैं, तो इसका मतलब है कि कुत्ते के ऊपर उन्होंने 30-40 साल हाथ फेरे रखा था तो वो कायम था। इसका मतलब ये लिया जाए या इसका मतलब कुछ और लिया जाए, या इसका मतलब ये है कि जिसने भोगने की कोशिश की थी, सामने से जवाब देने की कोशिश की थी, उसको मर्डर कर दिया गया। ऐसा नहीं है। बात ये है, फिर पॉलिटिशियन को डिस्कस करें, देखिए हम इनके रोल को डिस्कस कर रहे हैं, मैं रोल में को डिस्कस करें ना। माशाल्लाह क्यों लगता है, क्यों लगाते हैं ये माशाल्लाह। एहतजाज करें ना, एक दफा सिर्फ आप ये खड़े हो जाए तो कितने को लोगों को मार लेंगे यार। आप मार्शल लगाने के लिए आते हो तो आप खड़े हो जाते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, कतई तौर पे कुछ नहीं कर सकते। ये हमारी अपनी कमजोरी है यार। यहाँ पे स्पेसों में जान नहीं लेने देते हैं, स्पेसों में लोगों को धमकियां दे रहे होते हैं, तो आप कहते हैं कुछ भी नहीं कर सकते यार। मैं ऐड करूं, मुझे तो किसी ने धमकी नहीं दी। मैं जब पुलिस थाने में जी सलीम साहब, ऐसा है कि ये यूजलेस को रहने देना था ताकि थोड़ी डिस्कशन बेहतर हो जाती। इनको ये एक तरफ तो एक एंगल पे जाके सिर्फ पॉलिटिशियंस और स्टेट्समैन को डिस्कस कर रहे हैं, ऑन द अदर हैंड जो बराबर के पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं या गवर्नमेंट में एंजॉय कर रहे हैं, उनके किरदार को ये डिस्कस नहीं करना चाह रहे। नहीं, उन्हें वापस ले आएंगे, उनको वो थोड़ी सी वो जाके हिस्ट्री पढ़ाएं, क्योंकि वो हिस्ट्री में थोड़ी सी। मैं वही कह रहा हूँ, एक एंड पे सिर्फ वो पॉलिटिशियंस को डिस्कस कर रहे हैं और पैरेलल जो गवर्नमेंट चला रहे हैं या गवर्नमेंट का हिस्सा है या गवर्नमेंट इनडायरेक्टली या डायरेक्टली चला रहे थे, उनको वो बिल्कुल ही छोड़े जा रहे हैं। डिस्कस सबको किया जाए, डिस्कस सबको किया जाए। अगर उनको हिस्ट्री का नहीं पता तो वो आपकी बात ठीक है, वो हिस्ट्री पढ़ लें। डिस्कस करने का मसला ये है कि उनकी भी बात की जाए, उनकी बात की, इसलिए नहीं कि न्यूट्रल लगने के लिए की जाए। बगैर वर्दी वाले को छोड़ दे, किसी को ना छोड़े। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसमें कमजोरियां हमारी हैं। वो अगर 4 लोग आके आपके ऊपर अगर जबरदस्ती करते हैं या कोई मुसल्लत होने की कोशिश करते हैं, तो ये मेरी कमजोरी है कि मैं उनके सामने खड़ा नहीं हो पाता हूँ। पिछले 50 सर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आपका एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपका एक्सपीरियंस होता तो आप ये बिल्कुल ना कहते। खड़ा होना, उनके सामने खड़ा होना, पाकिस्तान में रहते हुए कोई शान बात नहीं है। मुझे मौत से इतना ही डर लगता है, अगर मुझे मौत से इतना ही डर लगता है तो फिर मुझे ये शोर करने की भी जरूरत नहीं है। चलें सारे कुछ छोड़ दें यार भाई, थोड़ा सा वापस आते हैं। यूजलेस भाई, आसिम बाजवा पे आपकी क्या राय है, जो हमारा टॉपिक है स्पेस पे? मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये थी कि आप जो कह रहे हैं कि वो मार्शल लॉ का जो इन्फ्लुएंस है उसको, उसके हवाले से मैं एक आम पब्लिक के हवाले से, मैं अस्पताल जाता हूँ, पुलिस स्टेशन जाता हूँ, कचहरी जाता हूँ, या मैं मार्केट में जाता हूँ, या किसी भी ऐसे इदारे में कि जहाँ पे मेरा काम है, तो वहां पे मुझे मेरे ही भाई मिलते हैं कि जो मुझसे पैसे भी मांगते हैं, जो मुझसे सिफारिश भी मांगते हैं, जो मुझसे मेरे मतलब इन्फ्लुएंस को भी वो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। वो कोई वहां पे वो आर्मी वाला आके नहीं बैठता कि वो आके कहे। बाकी मिसाल देता हूँ, जो काम है वो गैर आईनी काम को कोई भी बंदा आईनी करा नहीं। आपको मिसाल देता हूँ भाई, आप ये देखें कि पिछले 3 साल में हमारी पुलिस को सिटीजन्स की स्पाइंग पे लगा दिया गया। FIA डायरेक्ट ISI की अमलदारी में आ गई, CTD डायरेक्ट ISI की अमलदारी में आ गई, IB डायरेक्ट ISI की अमलदारी में आ गई, महकमा सेहत के ऊपर एक फौजी इंचार्ज लगा दिया गया, हेल्थ मिनिस्ट्री में फौजी लगा दिया गया, टेलीकॉम फौजी लगा दिया गया, वैक्सीन के ऊपर 2 फौजी लगा दिए गए, एक NIH में और एक उधर। जब आपने महकमे पे कम्पिटेंट क्वालिफाइड लोग हटाकर आपने नॉन मेरिट बेस्ड ऊपर लोग लगा दिए, तो मेरिट का कत्ल नीचे तक होगा, हर बंदा पैसा खाएगा। आप सिस्टम को चलने नहीं देते, आप सिस्टम को डिरेल करते हैं, सिस्टम के ऊपर कब्जा करते हैं। मतलब अब इस वक्त जो पाकिस्तान में लॉलेसनेस है, जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पूरे मुल्क में आपकी लॉ एनफोर्समेंट, पॉलिटिकल वर्कर्स और ऑनलाइन एक्सप्रेशन वालों की जासूसी पे लगी हुई है। लोगों के ट्वीट के ऊपर
थाने वालों की ASI की मुद्दइयत में पर्चे हो रहे हैं। पुलिस की इस वक्त ड्यूटी बैठ के आपका सोशल मीडिया मॉनिटर करना है, ना कि अपनी लॉ एनफोर्समेंट करना है। जब आपका लॉ एनफोर्समेंट और ऐसे सारे इदारे ही रिडंडेंट करके जासूसी के इदारे बना दिए गए, तो किसी को चोरी करते हुए, किसी को किसी औरत के कपड़े फाड़ते हुए किस चीज का डर होगा? मतलब बुराई की जड़ को जब पकड़ते पकड़ते जाते हैं ना, बुराई की जड़ वहां जाके निकलती है। तो स्पोर्ट्स के हेड भी जो है वो भी जनरल है, ये भी देखें। चलो मैं अगर इस बात को ठीक है, ये बात तो सही कर ले कि हाँ जी उनके हेड जो है वो लगा ली है, लेकिन हेड से हट के जो है आपका देखिए, आपका कोरोना का जो हेडिंग है वो अगर आर्मी चीफ ने की है या आर्मी चीफ के किसी बंदे ने की है, तो आप ये देखें कि पूरी दुनिया में उसको सराहा गया। दूसरी बात, कोरोना में 3 लोग हैं, कोरोना में 3 लोग हैं, कोरोना में 3 लोग हैं, CEO हेल्थ, NIH हेड और जनरल अफजल था, उसकी जगह दूसरा है। तीनों में फौजी हैं। दुनिया में कहीं नहीं सराहा गया। अगर सराहा गया होता तो पाकिस्तान की मिन्नतों के बावजूद यूके पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल देता। यूके ने सिर्फ जो एतराज लगाया, आप वो खोल के पढ़ लें, सीधी सी एतराज है कि पाकिस्तान में टेस्टिंग नहीं हो रही, पाकिस्तान में प्रॉपर स्ट्रेन जीन सीक्वेंसिंग नहीं हो रही, पाकिस्तान का डाटा ट्रांसपेरेंट और रिलायबल नहीं है, पाकिस्तान का वैक्सीनेशन का डाटा रिलायबल नहीं है। इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स ने जो पाकिस्तानियों के ऊपर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, वो कोरोना पे पाकिस्तान की डाटा को छुपाने और मिस हैंडलिंग पर लगाई हैं। कोरोना की गुड हैंडलिंग होती तो पाकिस्तान का ट्रैवल खुला हुआ। आपका मतलब ये है कि पाकिस्तान में इंडिया से बदतर हालात है। देखें, बदतर हालात या अच्छे हालात, यूरोप में कोरोना है। अब यूरोप में किसी भी इंडिया, किसी भी यूरोप, किसी भी USA, किसी भी पाकिस्तान से ज्यादा बात हुई है, ठीक है, पर कैपिटा और हर लिहाज से। बेल्जियम में बात हुई, इटली में हुई, इनके ऊपर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी क्योंकि सिस्टम ट्रांसपेरेंट है। जब ये एक रिजल्ट इशू करते हैं, जब ये एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं, तो वो एक वैलिड है, वो एक्सेप्टेड है, उनका डाटा माना जाता है। पाकिस्तान का डाटा बॉज्ड है, पाकिस्तान का डाटा सुप्रेस्ड है, पाकिस्तान का डाटा फिक्टिशियस है। मसला सारा ये है कि जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए वो नहीं खड़ा किया गया। कोरोना बहुत सारे मुल्कों में, थर्ड वर्ल्ड में, एक इंडिया की मिसाल आई है, एक शुरू में ईरान की मिसाल आई है। थर्ड वर्ल्ड में मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से, जो कभी साइंटिफिकली एस्टेब्लिश्ड नहीं है, कोरोना उतना नहीं हुआ। लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, मेरी डिग्री मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जेनेटिक्स में भी है, मैं पहले दिन से ये